हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी आपके साथ है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका है वो बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम आज पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 डिस्कस किया था, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। उसको देख लेंगे तो इसकी बेसिक जो स्टार्टिंग के जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि ये चैनल पूर्ण तरीके से आपके लिए डिवोटेड है। जो क्लास 12 की आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इसकी हमने पूरी जिम्मेदारी ली है। और ये इस सेशन के अंदर हम आपको आपके एग्जाम तक लगातार बने रहेंगे और रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 2 जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट की बात करेंगे। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट आमतौर पे दो प्रकार से उनको हम डिवाइड करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और एक्सटर्नल को हम फर्दर माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट में डिवाइड करते हैं। तो इस विषय में आज हम इस क्लास के अंदर आपके साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर कंपोनेंट की, तो बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक एंड अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स। आपने कल जो इससे पहले क्लास पढ़ी थी पार्ट 1, उसमें यही आपने जाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक और अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करने का काम करते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम लोग आज कंपोनेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं और आपको जब भी बिजनेस करना चाहिए तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक चार्ट आपको आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, और हम सबसे पहले इस चार्ट की हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएं एक एक करके इनका सबका डिटेल में डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, तो एक तो इंटरनल है और एक कौन सा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, जैसे उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, विजन और मिशन क्या है, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज क्या है, प्रोडक्शन मेथड और कैपेसिटी क्या है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर यूनियन। ये सारी आपकी इंटरनल चीजें हैं जो बिजनेस से संबंध रखती हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल की बात करें तो उसमें कस्टमर आते हैं, सप्लायर आते हैं, कॉम्पिटिटर आते हैं, मार्केट के इंटरमीडियरीज आते हैं, शेयर होल्डर आती है और पब्लिक आते हैं। लेकिन जब माइक्रो में आते हैं तो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, और लास्ट है आपका कौन सा, ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करने का काम करती हैं। यानी कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं ये सब आपको अफेक्ट करेगा, चाहे वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करे या आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। लेकिन अगर आपको बिजनेस को बढ़िया तरीके से चलाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स को समझना है और इन्हीं को ध्यान में रख के हमें अपने डिसीजन मेकिंग को आगे अंजाम देना है। चलिए, तो अब हम जानते हैं सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जैसा अभी आप डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि हम इसमें सबसे पहले आता है विजन और मिशन। एक कंपनी का विजन क्या है और एक कंपनी का मिशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डिसीजन मेकिंग को मेंटेन करने में। जब भी वो कोई काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन तो अपने विजन और मिशन को ध्यान में रखेगा। तो विजन जो है आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, एक कंपनी का एक ड्रीम है, एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जो प्रमोटर्स ने, यानी इस कंपनी को बनाने वालों ने, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वालों ने डिसाइड किया था कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस विजन के लिए हमने एस्टैब्लिश किया। उसी तरीके से जो मिशन है वो बेसिकली उसका रीजन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का रीजन है कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है तो आखिर कौन से काम करने के लिए चल रही है, वो उसका बेसिकली क्या है, मिशन है।
विजन बेसिकली क्या है, एक ड्रीम है जो प्रमोटर ने देखा था, जिसको विजुअलाइज किया था, देन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। और मिशन जो है वो उसके एग्जिस्टेंस का एक रीजन है कि आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, किन कामों के लिए एग्जिस्ट करती है, वो बेसिकली इसका मिशन है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन की माइलस्टोन होती है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको पूरी करनी होती है। जैसे आपने एक टारगेट रखा कि हमें अगले 1 साल में ये काम करना है, हमें 1 साल में ये चीज बनानी है, तो वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, जिसके आउटकम जो होते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से एक समय के अंदर, जिसे हम बोलते हैं आपका, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्मार्ट लिखा गया है। तो स्मार्ट का बेसिकली मतलब क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो स्मार्ट होता है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होता है। एक सिस्टमैटिक तरीके से एक निर्धारित समय के अंदर वो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गोल के बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद हम पॉलिसीज की, तो एक बिजनेस को बढ़िया से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी होती हैं। तो पॉलिसीज का मतलब क्या है, पॉलिसीज का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ एक्टिविटीज जो कि बहुत प्लान्ड तरीके से हमें एग्जीक्यूट करनी होती है, वो होती पॉलिसीज। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मेथड एंड कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन मेथड और कैपेसिटी का मतलब है कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैपेबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में। जैसे उससे कुछ छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मार्केट में शेयर बढ़ाना, अपना नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने, अपनी सेल्स के रेवेन्यू को देखना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखना, ये सारे आपकी कंपनी के प्रोडक्शन मेथड हैं, आपकी क्षमताओं के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आपकी कंपनी की हायरार्की क्या है, जो आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं, किन किन डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करते हैं, इसका जो ब्यौरा है वो किस तरीके का है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव होंगे, छोटा होगा तो अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव होंगे। सो अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन compared to a vertical oriented hierarchical organization has better availability of ideas। देखो एक फ्लैट होता है, एक वर्टिकल होता है। ये कहा गया है कि जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में उसके पास आइडियाज ज्यादा होते हैं, एक ही लेवल पे ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो जाहिर है आइडियाज देने वाले ज्यादा लोग होंगे। और जब ज्यादा लोग आइडियाज देने वाले होंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप बेहतर तरीके का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे लोगों का मशवरा शामिल होगा। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, क्योंकि अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्ड पर्सन ही एक मालिक को मालिक बनाते हैं। आज मुकेश अंबानी जिस जगह पे हैं उस जगह पर पहुंचाने वाले मुकेश अंबानी को उनके एम्प्लॉइज हैं, उनके स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है। आज उन्हीं की देन है कि मुकेश अंबानी आज एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। अगर वो उनके एम्प्लॉय काम गड़बड़ करना स्टार्ट कर दे तो मुकेश अंबानी नीचे आ जाएंगे। ये इवन कोई भी बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन को बनाने वाले उसी के अपने लोग होते हैं। लेबर यूनियन की बात करें तो लेबर, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर का अपना एक यूनियन होता है, और आपको अगर लेबर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि उनके हितों को ध्यान में रखें, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। अगर लेबर के इंटरेस्ट की बात नहीं होगी तो लेबर मुकर जाएंगे और फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कहा गया आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इंपैक्ट करते हैं, और हमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उन पे काम करना होता है। इसको फर्दर 2 पार्ट में, माइक्रो और माइक्रो फैक्टर में इसे डिवाइड किया गया है। तो माइक्रो फैक्टर में भी कुछ फैक्टर्स हैं और माइक्रो के अंदर भी कुछ है। तो अगर हम माइक्रो की बात करें तो पहले माइक्रो को जान लेते हैं कि माइक्रो क्या है। तो माइक्रो बेसिकली क्या है, इट इज इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी ये इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सराउंडिंग है जो आपके बिजनेस के बिल्कुल जस्ट आसपास है, जिनसे आप डायरेक्टली रूबरू होते हैं। यानी दीज माइक्रो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स। कहा गया कि ये बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, और ये जो कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। तो कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, और कम्युनिटी हो गई। ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, ये सारे के सारे लोग हैं तो एक्सटर्नल ही, लेकिन ये आपकी डायरेक्ट सराउंडिंग में है।
एक्सटर्नल होने के बावजूद भी ये आपकी डायरेक्ट सराउंडिंग में आते हैं और इनके जो एक्शंस होते हैं वो आपके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम मैक्रो इन्वायरमेंट पर आए तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर भी ऐसी चीजें हैं जो है तो माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही पार्ट, यानी वो पार्ट किसका है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, लेकिन वो डायरेक्टली आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत इनडायरेक्टली बहुत दूर से होता है। यानी लार्जर इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन और कंट्री इन विच बिजनेस फंक्शंस इज कॉल्ड द मैक्रो। यानी जिस देश में आप काम कर रहे हैं वहां पर तमाम सारे ऐसे लार्ज चीजें हैं, लार्ज लेवल पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे उस देश का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो पॉलिटिकली आपको चीजें दिक्कतें नहीं आएंगी और काम सही चलता रहेगा। उसका लीगल इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ के लॉज क्या है, नियम कायदे कानून क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये चीज मैटर करती है। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, वहाँ के सोशल कल्चर कैसा इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी वहाँ किस तरीके की अडॉप्ट की जाती है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि जगह के हिसाब से उसका इन्वायरमेंट कैसा है, अलग अलग चीजें उसके अंदर आती हैं, अभी इसको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या है, इन सब चीजों को हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो चीजें थी बेसिकली एक कंपोनेंट का एक पार्ट थे। कंपोनेंट के बाद हम लोग इसका जब डायमेंशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो डायमेंशन के अंदर इन सारे एक्सटर्नल वाले फैक्टर्स को हम लोग डिटेल के अंदर वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कहीं कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन शायद आपको नहीं रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन आपको इसमें होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अपकमिंग लेक्चर्स आपको उनके नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।